हेलो दोस्तों, आप सभी का बुक रिव में स्वागत है। आज हम ब्रेन इंटेलिजेंस की बात करने वाले हैं, जिसमें आप अपने ब्रेन को कैसे शार्प एंड हेल्थी रखें, उस पर हम विचार करेंगे। तो चलिए सुनते हैं बुक समरी बुक रिव के साथ। अपना ब्रेन विभिन्न श्रेणियों में समूहीकृत कार्यशील कोशिकाओं का एक संयोजन है। ये कोशिकाएं पढ़ने, लिखने, आविष्कार करने, डिजाइन करने और उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं। प्रत्येक कोशिका समूह ब्रेन में अलग अलग डिब्बों से संबंधित होता है और अलग अलग कार्य करता है। उदाहरण के लिए, आपके मस्तिष्क का जो हिस्सा भावनाओं को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है, वह वही हिस्सा नहीं है जो मांसपेशियों की गतिविधियों और शारीरिक मुद्रा का समन्वय करता है। इस जटिलता के कारण ही तंत्रिका विज्ञानी इस बात पर सहमत हुए हैं कि दशकों तक बड़े पैमाने पर अध्ययन करने के बाद भी हम मस्तिष्क की पूरी तरह से नकल नहीं कर सकते हैं। संक्षेप में, न्यूरोलॉजिकल विज्ञान पूरी तरह से यह नहीं समझा सकता है कि मस्तिष्क उच्च स्तरीय बुद्धिमत्ता कैसे प्रदर्शित करता है। इसलिए ऐसी मशीनों का आविष्कार करना लगभग असंभव है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचें और कार्य करें। बेशक आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हजारों यदि लाखों नहीं मशीनें हैं और उनमें से कई सहज ज्ञान युक्त हैं, लेकिन अभी तक कोई भी 100% मानव मस्तिष्क की नकल नहीं कर सकता है। और क्या आप एक और कारण जानते हैं कि मस्तिष्क का अभी तक कोई मिलान नहीं हो सका है? ये तथ्य है कि मानव मस्तिष्क निरंतर विकसित हो रहा है। हमारे पूर्वज उतने बुद्धिमान नहीं थे जितने आज हैं, और आने वाली पीढ़ियां हमसे भी अधिक बुद्धिमान होंगी। मस्तिष्क पर्यावरण और हमारे द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों से सीखता है, जो वृद्धि और विकास के लिए इसके घटक के रूप में कार्य करता है। इस सारांश में हम मस्तिष्क के विकास पर अधिक प्रकाश डालेंगे और यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हम कुछ अभूतपूर्व तंत्रिका विज्ञान खोजों और मशीन इंटेलिजेंस के नकारात्मक प्रभावों का भी पता लगाएंगे। आइए सीधे बुक समरी के अंदर चलते हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ द ब्रेन वर्क्स। निरंतर विकास मानव मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, और यह शानदार है क्योंकि प्रत्येक विकासवादी चरण के साथ हमारे दिमाग में एक नया हिस्सा उभरता है। एक उदाहरण नियोकॉर्टेक्स है, जो अब मस्तिष्क का लगभग 70% हिस्सा है। विकासात्मक रूप से यह मस्तिष्क भाग लाखों साल पहले उभरा, लेकिन पुराने मस्तिष्क की तुलना में यह अभी भी अपेक्षाकृत नया है, जो केवल जीवित रहने के कार्यों और भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। नियोकॉर्टेक्स मस्तिष्क में बुद्धि का स्थान है। हालांकि हम एक खाली व्यक्ति के साथ पैदा हुए हैं जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है। हमारे जीन नियोकॉर्टेक्स का आकार निर्धारित करते हैं, इसमें कितने भाग होंगे और न्यूरॉन्स उन हिस्सों को हमारे शरीर के विभिन्न क्षेत्रों से कैसे जोड़ेंगे। उदाहरण के लिए, गंध के लिए नाक, सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें। हालांकि सीखने की संरचना जन्म से ही उपलब्ध होती है, वास्तविक ज्ञान तब होता है जब आप बड़े होते हैं और दुनिया के साथ बातचीत करते हैं। नियोकॉर्टेक्स में संज्ञानात्मक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार कई क्षेत्र शामिल हैं। यह देखने, तर्क करने, पढ़ने और भाषा समझने जैसी मानवीय क्षमताओं के लिए जवाबदेह है। जानवरों की विभिन्न प्रजातियों में नियोकॉर्टेक्स लगभग एक जैसा दिखता है। नियोकॉर्टेक्स पुराने मस्तिष्क से विकसित हुआ, जिसे प्राकृतिक चयन द्वारा प्रशिक्षित किया गया था, जिससे पुराने मस्तिष्क और नियोकॉर्टेक्स में निरंतर संघर्ष होता रहा। उदाहरण के लिए, लाखों साल पहले चीनी दुर्लभ थी और प्राइमेट्स को जीवित रहने के लिए इसकी आवश्यकता थी। इसलिए बूढ़ा मस्तिष्क हर बार जब भी चीनी को देखता है तो उस पर उछल पड़ता है। लेकिन किताबों और पोषण विशेषज्ञों ने आपके नियोकॉर्टेक्स को यह जानने के लिए प्रशिक्षित किया है कि बहुत अधिक चीनी हानिकारक है, इसलिए यह इस संबंध में हमेशा पुराने मस्तिष्क से लड़ेगा। यही कारण है कि आपको कैंडी और मीठे स्नैक्स खाने से रोकने में कठिनाई हो सकती है, भले ही आपको पता हो कि आपको ये नहीं खाने चाहिए। चीनी सिर्फ एक उदाहरण है जहां बूढ़ा मस्तिष्क नियोकॉर्टेक्स के साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से निर्णय लेने के लिए संघर्ष करता है।
इसीलिए परस्पर विरोधी स्थितियों में सर्वोत्तम तर्कसंगत विकल्पों पर टिके रहना सीखना आवश्यक है। बेशक शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसे आजमाएं और असफल होने पर भी इसे जारी रखें। समय के साथ आपको अपने लिए सर्वोत्तम आदतें चुनने की आदत हो जाएगी। हाउ योर ब्रेन अडैप्ट्स एंड लर्न्स। आप हमेशा अपने मस्तिष्क में प्रवेश करने वाली जानकारी का तुरंत उपयोग नहीं करते हैं। इसका अधिकांश भाग भविष्य के संदर्भ के लिए संग्रहीत किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप इसे पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, तो आपका मस्तिष्क सक्रिय रूप से जानकारी संसाधित कर रहा है, लेकिन एक ही समय में कई अन्य चीजें भी घटित हो रही हैं। आपका मस्तिष्क आपके बैठने, लेटने या खड़े होने की स्थिति को रिकॉर्ड कर रहा है और सूक्ष्म पृष्ठभूमि ध्वनियों को नोट कर रहा है। यह इस जानकारी को संग्रहीत करेगा, लेकिन जब तक आवश्यक न हो, आपका ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं किया जाएगा। मस्तिष्क विभिन्न गतिविधियों को देखते और याद रखते हुए उन पर प्रतिक्रिया करने के लिए लगातार तैयार रहता है। आखिरकार यह इसी तरह सीखता है। जब आप आगे बढ़ते हैं और अन्वेषण करते हैं, तो प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। उदाहरण के लिए, यह जानने के लिए कि कोई स्कूल या चर्च कैसा दिखता है, आपको इमारत में प्रवेश करना होगा और उसके विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण करना होगा। न्यूरॉन्स, जो विचारों को पूरे मस्तिष्क में प्रसारित करते हैं, आपको ऐसा करने की अनुमति देते हैं और सीखने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। यदि आप सोच रहे हैं, तो न्यूरॉन एक विशेष प्रकार की कोशिका है जो पूरे शरीर में सूचना प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार होती है। मस्तिष्क अरबों न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिकाओं से बना है जो जटिल नेटवर्क के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार करते हैं। ये न्यूरॉन्स सिनैप्स, छोटे अंतरालों से जुड़े होते हैं, जहां रासायनिक और विद्युत संकेतों का उपयोग करके जानकारी एक न्यूरॉन से दूसरे तक प्रसारित की जाती है। कल्पना कीजिए कि दोस्तों का एक समूह एक ही घर के अलग-अलग कमरों में फैला हुआ है और सभी दिन की खबरें साझा करने के लिए उत्सुक हैं। कभी-कभी वे प्यार से संवाद करते हैं और कभी-कभी जब उन्हें ज़रूरी जानकारी देने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है, तो वे एक दूसरे पर झपटते हैं। हमारे मस्तिष्क क्षेत्र उन अलग-अलग कमरों की तरह हैं, जहां विभिन्न कार्य होते हैं। वे जानकारी साझा करते हैं, जैसे दोस्त आकर्षक कहानियां सुनाते हैं या कमरों के बीच मजबूत संकेत देते हैं। ये सभी मस्तिष्क की सहयोगात्मक समझ में योगदान करते हैं। जबकि यह सादृश्य जटिल प्रक्रिया को सरल बनाता है, यह हमारे मस्तिष्क के कार्यों की सहयोगात्मक प्रकृति की एक झलक प्रदान करता है। क्या आप जानते हैं? मानव आंखें हर सेकंड में 1 से अधिक बार अचानक त्वरित गति करती हैं। उन्हें सैकेड्स कहा जाता है और ये छोटी, अचेतन गतिविधियां हमें अपने परिवेश का पता लगाने और रुचि की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती हैं। हाउ वी डेवलप एक्सपर्टीज। मस्तिष्क में विशेष न्यूरॉन्स होते हैं जिन्हें हेड डायरेक्शन कोशिकाएं कहा जाता है। वे आसपास के वातावरण में सिर की गति के उन्मुखीकरण या दिशा को एनकोडिंग और प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण हैं। दूसरे शब्दों में, वे मस्तिष्क को पर्यावरण के साथ संरेखित करने में मदद करने के लिए एक कंपास के रूप में कार्य करते हैं। एक उदाहरण है जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं। यहाँ तक कि अपनी आंखें बंद होने पर भी आपको यह एहसास रहेगा कि आप किस दिशा का सामना कर रहे हैं। मस्तिष्क की यह क्षमता जानवरों की तुलना में हमारे उन्नत संज्ञानात्मक कार्यों को प्रदर्शित करने वाली कई चीज़ों में से एक है। किसी भी अन्य जानवर से अधिक मनुष्य तर्क कर सकता है, जानकारी संसाधित कर सकता है और भविष्यवाणी कर सकता है कि विभिन्न परिस्थितियों में क्या होगा। इससे पता चलता है कि ज्ञान मस्तिष्क में संदर्भ बिंदुओं या फ्रेमों में संग्रहित किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आप खजाने की खोज का खेल खेल रहे हैं। छिपे हुए खजानों को खोजने के लिए आपको निर्देशांक वाले एक मानचित्र की आवश्यकता होगी जो आपको बताएगा कि पुरस्कार वास्तव में कहाँ है। इसी प्रकार हमारे मस्तिष्क में एक अनोखा मानचित्र होता है जिसे संदर्भ फ्रेम कहा जाता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि चीज़ें एक दूसरे के संबंध में कहाँ हैं। संदर्भ फ्रेम मायने रखते हैं क्योंकि सभी अर्जित ज्ञान उनमें संग्रहित होता है
और सोच तभी होती है जब यह संचित ज्ञान सक्रिय होता है। यहाँ संदर्भ बिंदुओं के बारे में कुछ अतिरिक्त तथ्य दिए गए हैं। ये नियोकॉर्टेक्स में हर जगह पाए जाते हैं। आपको संदर्भ फ्रेम में संग्रहीत जानकारी को याद करने के लिए हमेशा बहुत अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, जब तक कि जटिल या कम परिचित स्थितियों में न हो। जब फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जैसी मशीनें सामने आईं, तो वैज्ञानिकों ने संदर्भ फ्रेम के बारे में और अधिक सीखना शुरू किया। एफएमआरआई एक उन्नत मशीन है जो जीवित मस्तिष्क को देखने और यह देखने के लिए बनाई गई है कि यह जानकारी को कैसे अवशोषित करता है। यह मशीन मस्तिष्क के ढांचे को उसके विभिन्न हिस्सों के साथ दिखाती है। आगे के मस्तिष्क अनुसंधान ने साबित कर दिया है कि किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञ होने के लिए किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में उपयुक्त संदर्भ फ्रेम होना आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आपको तथ्यों, ज्ञान और टिप्पणियों को संग्रहीत करने के लिए एक विश्वसनीय संदर्भ फ्रेम की आवश्यकता होती है। जब आप अपने क्षेत्र में विषयों का अध्ययन करते हैं और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ बातचीत करते हैं, तो ये संदर्भ फ्रेम मस्तिष्क में विकसित और संशोधित होते हैं। यदि आप नई चीज़ें सीखते समय विजुअलाइजेशन और सादृश्यों का उपयोग करते हैं, तो इससे भी मदद मिलती है। द नियोकॉर्टेक्स इज इमेंसली एफिशिएंट। मस्तिष्क में जानकारी एक बिंदु पर नहीं मिलती, इसे कॉर्टिकल कॉलम में वितरित किया जाता है। मस्तिष्क कोशिकाओं के ये विशेष समूह मस्तिष्क के कॉर्टेक्स में डेटा को संसाधित करने के लिए एक साथ काम करते हैं, जो उच्च क्रम संज्ञानात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार सबसे बाहरी परत है। प्रत्येक स्तंभ में लंबवत रूप से व्यवस्थित न्यूरॉन्स शामिल होते हैं, जो विशिष्ट विशेषताओं जैसे अभिविन्यास, रंग या आंदोलन पर प्रतिक्रिया करते हैं। ये कॉलम संवेदी इनपुट को संसाधित करते हैं और दुनिया को देखने और समझने की हमारी क्षमता में योगदान करते हैं। इसके अलावा कॉर्टिकल कॉलम आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ संचार करते हैं, जिससे जटिल और एकीकृत प्रसंस्करण की अनुमति मिलती है। इन स्तंभों का संगठन मस्तिष्क को पैटर्न निकालने, भविष्यवाणियां करने और हमारे पर्यावरण की सुसंगत धारणा उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है। यह खोज इस प्रकार है कि 1000 मस्तिष्क का सिद्धांत कैसे अस्तित्व में आया। यह सिद्धांत बताता है कि क्योंकि नियोकॉर्टेक्स में लाखों छोटे स्तंभ होते हैं, मस्तिष्क किसी वस्तु का एक मॉडल नहीं बनाता है, बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों से मॉडलों का एक संग्रह बनाता है। उदाहरण के लिए, आपके पास शीर्ष दृश्य, पार्श्व दृश्य और नीचे दृश्य से कप का एक मॉडल हो सकता है। आपको वस्तु की पूरी समझ देने के लिए इन मॉडलों को विभिन्न कॉर्टिकल स्तंभों से संयोजित किया गया है। आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि क्या होता है जब विभिन्न स्तंभों से कई प्रक्षेपण नियोकॉर्टेक्स में दिखाई देते हैं। ऐसे मामलों में मस्तिष्क विभिन्न स्रोतों से जानकारी को संयोजित करने और इक्वल आउटपुट उत्पन्न करने के लिए कॉलम वोटिंग आयोजित करता है। अंतिम उत्तर आने तक सबसे सामान्य अनुमान सबसे कम सामान्य अनुमानों पर हावी रहेंगे। हाँ, नियोकॉर्टेक्स मस्तिष्क में बुद्धि का स्थान का अध्ययन करने में आने वाली कुछ समस्याएं हैं और 1000 मस्तिष्क सिद्धांत प्रत्येक को कैसे हल करता है। यह दर्शाता है कि मस्तिष्क कैसे वस्तु पहचान को सीख और प्रदर्शित कर सकता है। यह वर्णन करता है कि न्यूरॉन्स मस्तिष्क में प्राप्त जानकारी की खोज कैसे करते हैं। यह बताकर बाइंडिंग समस्या को खारिज करता है कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु के अलग अलग संदर्भ, फ्रेम और कॉर्टिकल कॉलम हैं। यह वर्णन करता है कि नियोकॉर्टेक्स संदर्भ फ्रेम का उपयोग करके वस्तुओं के अधिक कठोर मॉडल को कैसे सीखता और समझता है। AI इज स्टिल नो मैच फॉर द ह्यूमन ब्रेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने 1956 में अपनी पकड़ बनाना शुरू करने के बाद से कई अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। हालांकि कई AI आविष्कारकों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अभी तक मानव मस्तिष्क जितनी उन्नत बुद्धि विकसित नहीं की है। जैसे जैसे मनुष्य सीखता और आगे बढ़ता रहता है, मस्तिष्क विकसित होता रहता है, जिससे प्राकृतिक बुद्धिमत्ता की नकल करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। AI शोधकर्ता
हमेशा अधिक शानदार मशीनें बनाने की कोशिश करते हैं और अक्सर ऐसे उपकरणों का आविष्कार करते हैं जो लगभग हमारे जैसे ही काम करते हैं। इंसानों के करीब की बुद्धि के साथ ये मशीनें नए कार्य सीख सकती हैं और समस्याओं को हल करने के लिए तार्किक तर्क का उपयोग कर सकती हैं। एआई ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन अभी भी कई चीजें हैं जो वह इंसानों की तरह नहीं कर सकता, कम से कम इस सारांश के समय नहीं। एआई सिस्टम को मानव मस्तिष्क से अलग करने वाली मुख्य विशेषताओं में निरंतर सीखना और चेतना शामिल है। एआई सिस्टम आज भी सीखने से जूझ रहे हैं क्योंकि उनमें लचीलेपन की कमी है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स लगातार सीखने की क्षमता के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब न्यूरॉन्स एक नए पैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वे डेंड्राइट्स पर नए सिनेप्स बनाते हैं, उपांग जो अन्य कोशिकाओं से जानकारी प्राप्त करते हैं। एआई ने अभी तक इसे दोहराया नहीं है। हालांकि शोधकर्ता और वैज्ञानिक अधिक अनुकूलनीय और आजीवन सीखने की क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एआई सिस्टम में सुधार कर रहे हैं। प्रगति और क्षमता का एक रास्ता एल्गोरिदम का विकास है, जो एआई सिस्टम को पिछले ज्ञान को भूले बिना नए डेटा से लगातार सीखने की अनुमति देता है। ट्रांसफर लर्निंग तकनीक एआई मॉडल को संबंधित कार्यों में अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक कार्य से प्राप्त ज्ञान का लाभ उठाने में भी सक्षम बनाती है। यह दृष्टिकोण पहले से सीखे गए कौशल को नई स्थितियों में लागू करने की मानवीय क्षमता की नकल करता है। चेतना मस्तिष्क का एक अभिन्न अंग है जिसमें एआई का अभाव है। इसमें गति और सोच शामिल होती है जो पल पल की यादें या रिकॉर्ड किए गए विचार बनाती है। यह सोच न्यूरॉन्स को क्रमिक गति में सेट करती है, जिससे व्यक्ति जब भी सोचता है तो पिछले कार्यों की निरंतर यादें बनती हैं। एक ऐसी बुद्धिमान मशीन डिजाइन करने के लिए जो इसे दोहरा सके, वैज्ञानिकों को इसमें शामिल करना होगा। स्थानांतरित करने की क्षमता। बुद्धि में एक विश्व मॉडल सीखना शामिल है जो सचेत आंदोलन के बिना नहीं किया जा सकता है। संवेदी सरणियां, जो इंसानों की तरह चीजों को समझती हैं, जिससे मशीन को अपने परिवेश से जानकारी इकट्ठा करने की अनुमति मिलती है। इंटेलिजेंस हैजर्ड्स। 21वीं सदी की शुरुआत में रुकी हुई प्रगति के कारण कई लोगों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को असफल और हानिकारक माना। हालांकि एक दशक के भीतर एआई एक अग्रणी अनुसंधान क्षेत्र में बदल गया। अब चिंताएं एआई पर केंद्रित हो गई हैं, जो मानवता के लिए अस्तित्व संबंधी खतरा पैदा कर रही है। चिंताओं में मनुष्यों द्वारा दुर्भावनापूर्ण उपयोग और यह विचार दोनों शामिल हैं कि एआई उन्हें खतरे में डालने के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। एआई का संभावित दुरुपयोग, जैसे कि आक्रामक निगरानी या भ्रामक जानकारी का प्रसार, बढ़ सकता है क्योंकि एआई सिस्टम अधिक उन्नत हो जाते हैं। अत्यधिक बुद्धिमान और स्वायत्त हथियारों की संबंधित संभावना भी ध्यान में आती है। उदाहरण के लिए, ऐसे परिदृश्य की कल्पना करें जहां कोई मानवीय सहायता के बजाय हथियार वितरित करने के लिए ड्रोन तैनात करता है। सरकारी नीतियों को इन सभी और कई अन्य संभावित खतरों का समाधान करना चाहिए। लेकिन यह सिर्फ एआई नहीं है जिसके नकारात्मक पक्ष हैं। मानव मस्तिष्क भी परेशानी का कारण बन सकता है। पुराना मस्तिष्क स्थानीय प्रतिस्पर्धी व्यवहार को प्रोत्साहित करता है, जो कभी-कभी बेकाबू हो सकता है। क्षेत्र और साझेदारों के लिए लड़ाई इसके अच्छे उदाहरण हैं। सौभाग्य से हम छोटे बच्चों को नैतिकता सिखाकर बूढ़े मस्तिष्क के खतरों को कम कर सकते हैं, ताकि वे जान सकें कि बड़े होने पर कैसे कार्य करना है। पुराने मस्तिष्क के विपरीत नियोकॉर्टेक्स और भी खतरनाक है क्योंकि यह अधिक खुला और उन्नत है। जन्म नियंत्रण का आविष्कार नियोकॉर्टेक्स की बौद्धिक शक्ति का एक प्रमुख उदाहरण है, जिसने मनुष्यों को गर्भावस्था के कम जोखिम के साथ यौन संबंध बनाने की अनुमति दी। बूढ़े मस्तिष्क में बुद्धि का अभाव होता है, लेकिन नियोकॉर्टेक्स दुनिया के मॉडल को जानता है और इसलिए अपने पक्ष में आविष्कार कर सकता है। इनमें से कुछ आविष्कार पुराने मस्तिष्क की इच्छाओं का समर्थन करते हैं, जबकि इसके साथ होने वाले दुष्प्रभावों या जोखिमों को रोकते हैं। नियोकॉर्टेक्स कितना स्मार्ट है, इसके बावजूद इसे झूठी जानकारी पर विश्वास करने के लिए धोखा दिया जा सकता है। इसलिए
हमेशा उस चीज को फिल्टर करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। हालांकि यह सब निराशाजनक नहीं है। यदि अच्छी नीतियां लागू हों तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। अधिक मनुष्य अपने मानव मस्तिष्क को उन्नत कंप्यूटरों के साथ जोड़कर प्रतिभाशाली बनेंगे और दुनिया को अच्छे के लिए प्रभावित करेंगे। उस लीग में शामिल होना चुनें। कंक्लूजन: एक मशीन या इंसान को बुद्धिमान तभी कहा जाता है जब उसने दुनिया के मॉडल का अनुसरण किया हो और सीखा हो। मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा जो इस गतिविधि के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, नियोकॉर्टेक्स है। हजार दिमागों का सिद्धांत हमें नियोकॉर्टेक्स की गतिविधियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से हमें एहसास होता है कि मस्तिष्क के पास बुद्धिमत्ता पैदा करने का एक अनुक्रमिक और विशिष्ट तरीका है। मस्तिष्क ऐसा करने का प्राथमिक तरीका सीखने के माध्यम से होता है। यह मस्तिष्क को यह याद रखने में मदद करता है कि दुनिया कैसे संचालित होती है और आवश्यकता पड़ने पर पहचान जगाने के लिए कई वस्तुओं के मॉडल को आंतरिक बनाती है। हालांकि एआई ने हाल के वर्षों में बहुत प्रगति की है, लेकिन यह मानव मस्तिष्क की जटिलता को पूरी तरह से दोहराने के लिए अपर्याप्त रूप से बुद्धिमान है। वैज्ञानिकों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निर्माताओं द्वारा मानव बुद्धि के मिलान में बड़ी बाधा यह समझ की कमी है कि बुद्धि क्या है और मशीनों में चेतना का उपयोग कैसे किया जाए। हालांकि मानव मस्तिष्क को बेहतर ढंग से समझकर आविष्कारक ऐसे उपकरण बनाने में सक्षम हो सकते हैं जो मानव बुद्धि से मेल खाएंगे और जीवन को बेहतर बनाएंगे। वैज्ञानिक जिस पर काम कर रहे हैं उनमें शामिल हैं: मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़ना, शामिल सर्जिकल ऑपरेशन को अंजाम देना, इस तरह से प्रत्यारोपण करना कि स्वास्थ्य में मौलिक सुधार हो। अल तेजी से बढ़ रहा है। इसके नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष हैं और एआई उपकरण विकसित करते या उपयोग करते समय इसके बारे में जागरूक होना आवश्यक है। अपने चुने हुए क्षेत्र के बारे में सब कुछ सीखने के लिए दृढ़ रहें। यह आपको रुचि के उन क्षेत्रों में उपयुक्त संदर्भ फ्रेम विकसित करने और विशेषज्ञ बनने में मदद करेगा। हर दिन गहरी सोच के लिए समय निर्धारित करें जब आप बिना विचलित हुए अपने विचारों और विचारों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस समय का उपयोग अपने सीखने पर विचार करने, नए विचारों पर विचार मंथन करने और समस्याओं को हल करने में करें। यदि आपको यह वीडियो मूल्यवान लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, इसे उन मित्रों और परिवार के साथ साझा करें जिनसे लाभ हो सकता है, और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। याद रखें, आप में चिंता बंद करने और अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की क्षमता है। अगली बार तक बढ़ते रहें और फलते फूलते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।